जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज बेटा हमारा फोर्थ सेशन होने वाला है जिसमें हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पास्ट ईयर्स को डिस्कस। ठीक है, लास्ट हमने जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस हमारा हो गया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो कि क्या सोल्यूशन है आपका और क्या एग्जाम की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। The ratio of sum and difference of the ages of the father and the son is 11:3. Consider the following statement. आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 8:5। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है और दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द सन अटेन ट्वाइस द प्रेजेंट एज विल बी 11:8। और आपसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है। उसने बोला है कि भाई फादर और मान लेते हैं बेटा फादर की एज है ए और सन की एज है बी, तो उनके एज के सम और डिफरेंस का रेशो, तो उनकी एज के सम और उनकी एज का डिफरेंस का रेशो कितना दे रखा है आपको 11:3। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस, क्या लगा दोगे यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। रेशियो के अंदर प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको बेटा सिखा रखा है। ठीक है, जिसको नहीं आता है एक बार देख लो कि ये होता क्या है, CND होता क्या है। अगर आपके पास एक रेशियो दे रखा है A/B बराबर C/D के, ठीक है, ध्यान रखना जब आप CND अप्लाई करोगे तो बेटा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा और इक्वल टू के दोनों तरफ होता है। मान लो यहाँ पे आपने CND अप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंटो का मतलब होता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आपने ऐड कर दिया, ठीक है, और डिविडेंटो का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में से आपने डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। तो जब आपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो दोनों लगाया तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, ये क्या है कंपोनेंटो। जब आपने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया, ये क्या है डिविडेंटो, इज इक्वल टू, और ये हमेशा इक्वल टू के दोनों तरफ लगेगी। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे C+D/C-D, ये क्या लगा दिया आपने, तो A/B इज इक्वल टू C/D पे आपने लगा दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। आप इसको उल्टा भी तो अप्लाई कर सकते हो ना। अगर आपको ये वाला केस दे रखा है तो अगर मैंने इस पे लगाया कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको जब कभी भी बेटा सेम नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बस उनका साइन अलग है, देखो A+B A-B, बीच में बस साइन अलग है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे हम लगा देंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो और वहां से आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल आउट, ऊपर क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ A। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल आउट, 2 B मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू 11 में से 3, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 14, 11 में से 3 गया तो आपके पास कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो A और B क्या है, फादर और सन की एज का रेशो। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि फादर अपॉन सन इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 7/4। ठीक है, आपका आंसर। तो आप ये देखो क्या पहला स्टेटमेंट उसने बोला है द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 8:5, क्या आ रहा है आपके पास 7:4 आ रहा है। तो अगर 7:4 आपका आंसर आ रहा है तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द सन अटेन ट्वाइस द प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर बेटे की जो आज की एज है अगर उसकी दुगनी एज हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना मतलब सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रेशो का मतलब क्या है। रेशो का मतलब है कि फादर की एज कितना है 7, सन की एज कितना है 4, ठीक है। मान लो एज इट इज, मान लो कि भाई फादर की एज है 7, सन की एज है 4। अगर आज से उसकी एज दुगना हो जाए तो बेटा 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 4 का दुगना 8 हो जाएगा, इजंट इट। अगर 4 का दुगना 8 हो गया मतलब इसकी एज दुगनी होने के लिए 4 साल और लगेंगे, ठीक है। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो एजेस की खास बात क्या होती है कि सबकी एज सेम रेट से इंक्रीज होगी। अगर बेटे की एज 4 साल से बढ़ी है तो बेटा फादर की एज भी तो 4 साल से इंक्रीज होगी। तो नया रेशो आपके पास क्या जाएगा 11:8 आपका आंसर। तो ये बोल रहा है कि अगर बेटे की एज दुगनी हो जाए तो उनकी जो एज का रेशो होगा वो 11:8 होगा। आपका भी क्या रहा है 11:8, मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, बाकी जो है पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
अब जिन बच्चों को ये ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है, देखो आप लोग कैसे सोल्व करते हो फिर कि फादर और सन की एज का रेशो आया 7:4। हमने क्या करा, हमने मान लिया फादर की एज है बेटा 7x, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रेशो हटाएंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है ना हमेशा क्या होगा, इन दोनों की एज का एचसीएफ, ये ध्यान रखना। तो सन की एज कितना है यहाँ से 4x, आज बेटा सन की एज है 4x, अगर इसकी दुगनी हो जाए तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 8x, तो अगर 8x है इसकी एज कितना इंक्रीज हुई 4x, तो अगर इतने साल में सन की एज इंक्रीज हुई है तो फादर की एज भी तो इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि एजेस में बेटा जो एज होती है वो हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी। तो कितना आ जाएगा आपका 11x रेशो 8x, x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 11:8। बस आपको ये था कि बिना x माने भी आप सोल्व कर सकते हैं बेटा, x का पीछे आप छोड़ दो, ठीक है, लाइफ में भी और मैथमेटिक्स के अंदर भी, ठीक है। चलो आगे देखो, आपसे बोला गया कि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू 1:6, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो समझने के लिए कि A/B, सॉरी आपको दे रखा है A/B मतलब A/B, C/D मतलब C/D इज इक्वल टू कितना है 1/6। क्या मतलब बताया था मैंने आपको, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 6। इसके अलावा अगर आपको रेशियो ऐसे दे रखा है, इसका मतलब यह है बेसिकली कि A/B की वैल्यू है 1/6, और आप अलग अलग लिखो एक साथ लिखो एक ही बात है, और C/D की वैल्यू भी कितना है 1/6। आपको दे रखा है देखो A² प्लस C² अपॉन B² प्लस D²। बहुत बच्चे जो बेटा ना जाने में मतलब गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या है ध्यान से समझो। आपको ना ये चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर आप रेशो में ये मान के चल रहे हो ना कि भाई A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 6, अगर आप बिना x मान के अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी हो, स्क्वायर क्या हो क्यूब क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने आपको सिखाया था क्लास के अंदर, आपको याद कर रखना है यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट क्यूब या फिर यूनिट की पावर 4, बस इसको मत भूल जाना। फिर या तो ये याद हो, अदरवाइज ऐसे याद रखो, यहाँ पे देखो डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है 2, तो डिग्री जो होनी चाहिए ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, सेम है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, C की वैल्यू कितना है C की वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 36, अपॉन B कितना है, ओके मैंने गलत कर दिया क्या, ओके बेटा C की वैल्यू कितना है यहाँ से 1, ऐसी बेटा कैलकुलेशन एरर आप मत करना। C की वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर कितना है 6 6 36, D का स्क्वायर कितना है 6 6 36, तो कितना आ जाएगा ये 2/72 विच इज इक्वल टू 1/36, आपका आंसर दैट इज चार्ली। लेकिन ऐसा हम ये वैल्यू जो डाल पाए, क्यों डाल पाए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका डिग्री कैसा है सेम। अगर डिग्री सेम नहीं होता ना फिर तो इस पे काम करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था बेटा 18 के फर्स्ट में आया था, 19 के फर्स्ट में आया था, सेम डिक्टो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी उन्होंने इसकी चेंज नहीं किया, इवन बस ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया है। आपको याद होगा इसका बेटा ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताया था, इसका मतलब बताया था, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या है चार्ली। अब जो बच्चा पास्ट ईयर सोल्व करके जा रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन ना मतलब एक तरीके से बेनिफिट हो गया। एक क्वेश्चन का जो 1.5 से 2 मिनट का टाइम था जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में देते, वो यहाँ पे आपका टाइम बच गया, ठीक है। तो पास्ट ईयर इसलिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिख जाते हैं, 1-2 साल में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे राधा एंड रानी आर सिस्टर्स, ठीक है, राधा और रानी क्या है सिस्टर्स है। 5 ईयर बैक, आज से 5 साल पहले, द एज ऑफ राधा वॉज 3 टाइम दैट ऑफ रानी, बट 1 ईयर बैक मतलब आज से 1 साल पहले, द एज ऑफ राधा वॉज 2 टाइम दैट ऑफ रानी, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन देम, तो उनके एज का डिफरेंस क्या होगा। देखो मान लेते हैं हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या है उनका प्रेजेंट एज, किस किस का, राधा और रानी का, ठीक है। तो ये क्या है बेटा राधा और ये क्या है यहाँ पे रानी। तो आज से 5 साल पहले मतलब -5 ईयर्स,
उनकी एज का रेशियो क्या है, ये शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। तो उनकी एज का रेशियो था, राधा वॉज 3 टाइम दैट ऑफ रानी, तो इनकी एज का रेशियो कितना जाएगा यहाँ से 3:1। ठीक है, आज से 1 साल पहले मतलब माइनस का 1 ईयर। ठीक है, तो इसकी जो राधा का, बट 1 ईयर बैक द एज ऑफ राधा वॉज 2 टाइम दैट ऑफ रानी, तो इनकी एज का रेशियो कितना है 2:1। ये क्या है आपकी प्रेजेंट एज, आज से 1 साल पहले और आज से 5 साल पहले। मुझे बताओ कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, आज से 5 साल पहले, आज से 1 साल पहले, तो दोनों की एज का डिफरेंस है 4 साल। मैंने क्या सिखाया था आपको कि एजेस वाले क्वेश्चन में अगर कभी भी सेम रेट से एज इंक्रीज हो रही है, जो कि हमेशा होगी, तो गैप भी हमेशा सेम होना चाहिए। इनका गैप देखो घट रहा है, इनका गैप 0 है, इसका गैप कितना है 1, इसका गैप कितना है 0। अगर एज सेम रेट से इंक्रीज हो रही है या रेशो में कहीं पे भी आप सेम रेट से वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो रेशो हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होना चाहिए। क्या यहाँ पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैसे करेंगे फिर इसको चेंज, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, रेशो हमारा सेम रहेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखो 3 से 4 1 बढ़ा, 1 से 2 1 बढ़ा। अब देखो दोनों के रेशो का डिफरेंस सेम आ गया। तो रेशो का डिफरेंस सेम आना बहुत जरूरी है, लेकिन कब, जब आप दोनों ही रेशो में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो। इसमें भी 4 साल ऐड करा, इसमें भी 4 साल ऐड करा, तो रेशो का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको सेम करना आना चाहिए। हमने सेम कर दिया, मतलब उस एक वैल्यू की, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 4 साल। ठीक है, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन देम, उनकी एज का डिफरेंस पूछा है, कौन सा, प्रेजेंट वाला पूछा है। तो यहां से काम कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, 1 साल पहले की बात करेगा। अब मुझे एक बार बताओ, चाहे वो 1 साल पहले की बात करे, चाहे वो 4 साल पहले की बात करे, उनकी एज का रेशो तो हमेशा सेम ही रहेगा, इजंट इट। अच्छा, गड़बड़ी यहां पे होगी हमने। रेशो क्या हमारे पास 4 और 2। अगर एक की वैल्यू 4 है तो या तो बेटा 4 साल पहले वाली, 5 साल पहले वाली, किसी पे भी काम करो, उनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16, 2 यूनिट की वैल्यू 8, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है 8, यानी कि अल्फा आंसर। ठीक है, अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को टैग करके आप मेरे से उसका डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन एरर बेटा एक बार खुद चेक कर लेना। अगर किसी वीडियो में आपको लग रहा है कि आंसर आपका अलग आ रहा है, तो एक बार उसकी आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। क्या बोल रहा है आपसे, देखो गिवन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x। ध्यान रखो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लगभग बेटा पिछले 4 से 5 साल में हर एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको वेरिएशन का दिख जाएगा। और वेरिएशन के बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में डाल रखे हैं। ठीक है, वहां पे भी जो है मैंने उसको सॉल्व करवाया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली होता तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो लिखते हैं ऐसे। ये कैसा है डायरेक्ट, ये कैसा है इनडायरेक्ट। अगर उसने बोल दिया x इज इक्वल टू 36, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितना है 36, कब, जब y की वैल्यू भी कितना है 36। आप सभी को पता है कि जब हम वेरिएशन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने मान लिया k। तो पहले हमें हमेशा इस k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके लिए वो हमेशा आपको x और y की वैल्यू देगा। तो y कितना है 36, x भी कितना था 36, तो बेटा 36 का रूट कितना जाएगा 6। तो यहां से आप कह दोगे कि k की वैल्यू कितनी आ गई 216। ठीक है, 36 इंटू 6 216, बेसिकली 6 का क्यूब हो गया ये। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ कब, व्हेन y इज इक्वल टू 54। तो दोबारा से इसी इक्वेशन में वैल्यूज को डाल दो, k की वैल्यू आपको मिल गई है, y की वैल्यू आपको दे रखी है, x की वैल्यू आपसे पूछी है। जब हम डालेंगे तो y कितना है बेटा 54 इज इक्वल टू k कितना आया 216 अपॉन रूट x आपसे पूछा है, x की वैल्यू आपसे पूछा है। तो रूट x इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 54। 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 6 चौक 24। तो रूट x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, दैट इज 2। ठीक है, और क्या गलती कर दी हमने यार, ये स्क्वायर होगा ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गलती आप मत करना बेटा एग्जाम में। ठीक है, रूट x इज इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर करेंगे ना रूट हटाने के लिए, तो x की वैल्यू कितना जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 16, आपका आंसर चार्ली। ठीक है, समझ आया नहीं आया, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे।
ठीक है। आगे देखो, आपसे बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ A and B are in the ratio 4:3, each save rupees 600। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था अभी, एक बार खुद से ट्राई करो पहले। ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ क्या है इसका। देखो अगर बेटा अभी तक भी आपका आंसर नहीं आया ना, तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो आपके एकदम से होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आना चाहिए। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 4:3। ठीक है, ए और बी की जो मंथली इनकम है ना, तो ए की इनकम रेशो बी की इनकम कितना दे रखा है आपको, 4:3। ईच सेव रुपीज 600, दोनों की जो सेविंग है वो कितना है। ठीक है, ध्यान रखो, सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू 600 रुपए। ठीक है, दोनों 600 रुपए बचा रहे हैं मंथली। इफ देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:2, और ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो कितना है, 3:2। देखो इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया था वो ये है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूं, मुझे क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर बेटा दोनों की सेविंग 600 है, तो दोनों की सेविंग का रेशो हमेशा क्या आएगा, 1:1। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट ये बन जाता है कि भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके देखो, अगर दोनों की सेविंग रेशो की फॉर्म में इक्वल आ रही है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे 4 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1। जैसे एजेस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, अगर दोनों रेशो में से सेम चीज घटाई है तो रेशो सेम रेट से घटना चाहिए, अगर एज बढ़ेगी तो बढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी दिखे रेशो के अंदर, ध्यान रखो, हमेशा आपको रेशो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कैसा है, बराबर। अगर ये कॉन्सेप्ट आता था तो बेटा 1 सेकंड में दिख रहा है, 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर माइनस, एक की वैल्यू 600। क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए, 6 चौक 2400, डायरेक्ट आंसर। विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाता। लेकिन समझाने के लिए फिर भी जो है मैंने आपको पूरा अच्छे से लिख दिया। भाई इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकी सेविंग कितनी है, देखो 1 यूनिट, सेविंग कितनी है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 600। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो ए का इनकम कितना है बेटा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 2400, जो कि आपका आंसर हो जाएगा चार्ली ऑप्शन। समझ आया नहीं आया, ठीक है। चलो आगे देखो, द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज इन द रेशो 3:4। ठीक है, एक बेटा बस फेयर है और एक ट्रेन फेयर है। ध्यान रखो, एक ट्रेन का फेयर है और ये बस का फेयर है, तो उनके जो फेयर हैं, उनके जो चार्जेस हैं, उनका रेशो कितना है, 3:4। इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है, एंड बस फेयर इंक्रीजेस बाय 30%। अगेन यार इस क्वेश्चन को भी आप 2 से 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट द जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, मैंने रेशो का मतलब क्या निकालना सिखाया था आपको, मैंने रेशो का मतलब निकालना सिखाया था कि भी आप इसको लेट कर सकते हैं। अगर ट्रेन और बस के फेयर का रेशो दे रखा है 3:4, आप मान लो कि ट्रेन का जो फेयर है वो कितना है, 3, या 3 का कोई भी मल्टीपल होगा। बस का फेयर कितना है, 4, या फिर 4 का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, तो अगर हमें 3 और 4 का मल्टीपल कुछ मानना है, और क्वेश्चन देखो कैसे है, परसेंटेज की फॉर्म में, अपनी मर्जी से मान लो कि ट्रेन का फेयर था 300 और बस का फेयर है 400, अपनी मर्जी से मान लो। जब आपने अपनी मर्जी से माना ना, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीजेस बाय 20%, जो ट्रेन का फेयर था वो 20% से बढ़ गया। अगर 20% से बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 120%। ये कमांड आपको परसेंटेज में होना चाहिए। तो 120% का मतलब कितना जाएगा, 360, क्योंकि 120% निकालोगे ना, तो 120% ऑफ किसका, 300 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 या 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा।
एंड द बस फेयर इंक्रीजेज बाय 30%। जो बस फेयर था ना ये बेटा 30% से इंक्रीज हो गया, तो बढ़ के कितना हो गया 130%। ठीक है, तो 130% जब आप निकालोगे किसका 400 का, तो कितना आ जाएगा 13 चौका 52 यानी कि 520। ये क्या है, अगर पहले ट्रेन का फेयर 300 था, बस का फेयर 400 था, तो बढ़ने के बाद ट्रेन का फेयर 360, बस का फेयर 520। क्या पूछा है, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रिवाइज्ड ट्रेन फेयर, रिवाइज्ड मतलब बढ़ने के बाद, और बस का फेयर बढ़ने के बाद का रेशियो बताओ। तो कितना आ गया आपके पास 360 रेशियो 520, जीरो से जीरो चला जाएगा, तो कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ठीक है 2 छंग 12, दोबारा से कट जाएगा बेटा 9 रेशियो 13, या आप इसको लिखोगे 9/13, जो भी ऑप्शन में आपका आंसर, दैट इज अल्फा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना बेटा एग्जाम के अंदर रेशो और परसेंटेज आपको मिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो घबराना नहीं है, दोनों के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टू विलेज इज 15, 25 एंड 2600 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो बेटा गांव है, एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितना है 1525 और दूसरे की कितना है 2600। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन द फर्स्ट विलेज इज 27:34, अगर पहले वाले विलेज में, ठीक है, किस किस का मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है 27:34, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन द सेकेंड विलेज, और सेकेंड विलेज में मेल और फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो कितना है 6:7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू विलेजेस, यानी कि दोनों विलेज में मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। पॉपुलेशन ऑफ दीज टू विलेजेस टेकन टुगेदर। देखो मैंने बेटा रेशियो का मतलब निकालना सिखाया था, मेल कितने हैं 27, फीमेल कितने हैं 34, दोनों का सम कितना आ गया, टोटल आपके हिसाब से कितना है, तो 7 और 4 11, एक हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7 71। इस 71 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, देखो टोटल जनसंख्या आपके हिसाब से आई 71, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1525, एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, तो 1525 डिवाइडेड बाय 71, कट रहा है क्या किसी से, 71 एक प्राइम नंबर है, किसी से कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 71 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 142। अगर टेबल हमने एक बार पढ़ा, कैरी कितना गया 10 गया, 105, तो क्या 105 कट रहा है 71 से, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कट तो नहीं रहे। 7 और 4 11 का एक हाथ, अच्छा 3 2 5 और 1 6, ओके ये गलती हमने कर दी बेटा, कैलकुलेशन गलती मत करना आप भी। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना, ये कितना आएगा 61 आएगा, तो 30 और 2 50 और 7 और 4 11 61, तो एक की वैल्यू कितना जाएगा 1525 डिवाइडेड बाई 61। अब कट रहा है किसी से, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, तो टेबल पढ़ लेते हैं भाई चलो, अगर आपकी बेटा कैलकुलेशन मेरी तरह वीक है ना तो स्ट्रॉन्ग करके जाओ एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है हमने टेबल 2 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना बचेगा यहाँ से 305, तो 5 बार करेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, कैंसिल आउट हो गया, तो कितनी बार जा रहा है ये 25 बार जा रहा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 25। क्या पूछा उसने, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, तो इसमें मेल कितने हैं, तो टोटल मेल थे 27, तो कितना जाएगा आपके पास 25 इंटू 27, फीमेल कितनी आ जाएंगी 34, तो आप इसको लिखोगे 34 इंटू 25। ठीक है, ये आ गया आपके पास विलेज नंबर 1 का। अब सेकंड विलेज पे काम कर लेते हैं। सेकंड विलेज का क्या है, देखो टोटल 26 है, 7 और 6 13, 13 की वैल्यू कितना है 2600, तो एक की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 200, तो 6 की वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, ठीक है 6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1200, और 7 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1400। ठीक है, ये क्या थे मेल, ये कितना है फीमेल, टोटल पूछा है आपसे, ये कितने आपके पास मेल, ये क्या आपके पास फीमेल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा 27 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 3, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 24 और 3 27 का 7, हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 675। तो देखो विलेज नंबर 1 में मेल कितने थे 675, विलेज नंबर 2 में मेल कितने हैं 1200, दोनों को ऐड कर देंगे,
टोटल कितना आ गया 1875। अगर हम फीमेल की बात करें तो कितना करेंगे, देखो 34 इंटू 25, 5 चौक 20, कैरी 2, 5 या 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना जाएगा बेटा 23, 23 और 2 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, बस कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। 850 फीमेल कितनी है पहले वाले में 850, दूसरे वाले में कितना है बेटा 1400, तो कितना जाएगा ये 0 5 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा और 1, ठीक है 2250। आपसे क्या पूछा है इसका रेशो, यानी कि 1875 अपॉन 2250 का आपसे रेशो पूछा है। 25 से बेटा कटता हुआ दिख रहा है आपको। अच्छा देखो इतना मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है ना। ये लो आप भी मेरी तरफ बेटा बेवकूफ़ बन गए एग्जामिनर से, रेशो पूछा है ना यार, तो क्यों कर रहे हो इतना सोल्व। क्या करना है देखो, पता नहीं क्या करने लग गए हम भी। क्या करेंगे सीधा सीधा भाई, मेल थे, अच्छा इंडिविजुअल नहीं है ना, अलग अलग है। एग्जामिनर दिमाग से खेल रहा है, देखो अलग अलग है। अगर इंडिविजुअल होता तो हम कर देते, इसी पे करना पड़ेगा। फिर डिवाइड कर दो 25 से, कितना जाएगा बेटा, तो 25 छक्का 150 और यह जाएगा 25 सत्ते 175, तो 7 बार जा रहा है ये 175, कितना बचा 12 बचा, तो यानी कि 25 पंजे 125, ये कितनी बार जाएगा 25 अट्ठे 25 नम्मा ये 90 जाएगा। कितने जा रहा है 15 पंजे 75, 5 से गया 18 पंजे 90, और किससे जा रहा है बेटा ये, तो 3 पंजे 15, 3 चंग 18, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 5/6, यानी कि डेल्टा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन एग्जाम में बेटा एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या तो छोड़ दो अगर आपको लग रहा है, अदरवाइज सोल्व कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 3 पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस विच कैपिटल्स इन द रेशो 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/5. The first person withdrawal half his capital after 4 months. What is his share of profit if the business fetches an annual profit of rupees 96,800? ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा 2016 के सेकंड पेपर में आपने सोल्व किया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर। डिक्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वहां पे थोड़ा सा अलग था। अच्छा जो 3 पर्सन है ना, मान लीजिए ये है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है और उनके आपको रेशो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का रेशो, तो रेशो में मैंने आपको बताया था कि बेटा रेशो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा और रेशो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है ना, तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बताओ 60 आ जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना जाएगा 20, ठीक है 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो तीनों पर्सन के इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है, ठीक है। उसने बोला है देखो ध्यान रखो एनुअल प्रॉफिट, एनुअल का मतलब कितना है 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल का मतलब 12 महीने की बात कर रहा है। उसने बोला 4 महीने बाद हाफ ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉल, मतलब ये जो 20 यूनिट उसका अमाउंट है ना, कितने टाइम तक लगाया उसने 4 महीने तक, 4 महीने बाद उसने आधा निकाल दिया, 20 का आधा 10 निकाल दिया, क्या बचा 10 बचा। क्योंकि देखो रेशो पे काम करना है तो रेशो में हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे एक्स मानना स्टार्ट कर दो बेटा, 1 साल के लिए कितना टाइम बचा है 8 महीने इंटू 8, ये है पूरा टोटल 1 साल में पहले वाले पर्सन का इन्वेस्टमेंट। दूसरे में कोई चेंज नहीं हुआ इंटू 12, तीसरे में भी कोई चेंज नहीं हुआ इंटू 12। बच्चे 12 की मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्यों, मैंने आपको बताया था लाभ का जो रेशो होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में किसी भी एक पार्टनरशिप में वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के बराबर होता है। तो पहले का ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो टाइम मत भूल जाना आप। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, या तो बेटा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 20 चौक 80 और 10 अट्ठे 80, 80 और 80 160, तो 160 रेशो 15 रेशो 12 रेशो, यह जाएगा 12 इंटू 12, किससे कट रहा है 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जैसे 4 चौक 16 काट देंगे 15 जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, किससे कट रहा है, और 4 से कट रहा है दोबारा नहीं कट रहा, अब नहीं कटेगा किसी से भी। कितना जाएगा 40 रेशो 45 रेशो 36, ये क्या मिला आपको, ये आपको मिला है उनके लाभ का रेशो, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3 के लाभ का रेशो। टोटल लाभ है कितना 96,800, तो इसका सम उसके बराबर हो जाएगा। तो कितना जाएगा बेटा 40 40 80 और 3 110 प्लस 11, तो कितना आ जाएगा ये 121। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितना है 96800, 11 से कटता हुआ दिख रहा है आपको,
या सीधा सीधा 8 से कटता हुआ दिख रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 86 लगेगा, 8 एकम 8 और 1 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 800। क्या पूछा उसने, किसका पूछा उसने, व्हाट इज हिज शेयर, किसका शेयर, अच्छा ए का पूछा है उसने, तो ए का शेयर कितना है बेटा 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 8 चौक 32 और एक जीरो लगा देंगे, 32,000 आपका आंसर अल्फा। ठीक है, ध्यान रखो चार्ली नहीं है, क्या आंसर है इसका अल्फा। ठीक है, ओके, तो बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, एना वॉज बॉर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, जब उसके माता पिता की शादी हुई तो उसके 4 साल बाद जो है वो पैदा हुई। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। ठीक है, जो उसकी मदर है ना, ध्यान रखो, ये जो एना के जो बेटा माता और पिता है, मतलब एना जो बॉर्न हुई इसकी शादी के 4 साल बाद हुई, और इनकी फादर और मदर का, ध्यान रखो, एना के फादर और मदर का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 3 साल, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे क्या बोल रहा है, हर मदर इज इतना इतना यंगर देन एंड हर फादर, ठीक है, एंड 24 ईयर ओल्डर देन एना। ठीक है, ओके, जो उसकी मदर है ना, ध्यान रखो, जो उसकी बेटा मदर है, हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। ठीक है, एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन एना, यानी कि जो मदर और एना की एज का डिफरेंस है वो कितना है 24। हु इज 13 ईयर ओल्ड, जो कि अभी कितना है वो 13 साल की है। एट वॉट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड। ठीक है, मतलब उनके पेरेंट्स की शादी कब हुई ये आपसे पूछा है। देखो फादर और मदर जो है वो उनमें 3 साल का गैप है, यानी कि जो एना की मदर है बेटा वो 3 साल छोटी है किससे, फादर से। और जो मदर है ना एना की जो मदर है वो एना से 24 साल बड़ी है। ठीक है, हु इज 13 ईयर ओल्ड, अगर आज ये 13 साल की है, ठीक है, तो आप एक चीज मुझे बताओ कि भाई अगर एना आज 13 साल की है तो बेटा इसकी मदर की एज कितनी होगी। या अगर मैं ये बात करूं कि भाई मैरिज के टाइम पे, देखिए आपको पता है ना कि ये क्या है 3 साल छोटी है, तो आज के टाइम पे 13 साल पे बेटा फादर की एज क्या होगी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, कितना हो जाएगा वो 27 साल हो जाएगी एक तरीके से। और क्या पूछ रहा है आपसे वो कि भाई शादी बतानी है कि आपको कब हुई थी। ठीक है, और इसकी जो ये जो क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, और ये शादी के 4 साल बाद बॉर्न हुई है। अगर शादी के 4 साल बाद बॉर्न हुई है और आज ये 13 साल की है, अगर मैं यहाँ से 4 साल मतलब माइनस कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से मतलब 4 साल अगर मैं और ऐड कर दूँ, देखो 13 तो ये हो गया, प्लस 4 और ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मान लो बेटा ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे इसके पेरेंट्स की शादी हुई। ठीक है, इसके 4 साल बाद कौन पैदा हुआ, एना पैदा हुई आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, एना पैदा हुई। और जो इसकी देखो फादर और मदर की एज का डिफरेंस 3 है, मदर जो है वो एना से 24 साल बड़ी है। अगर वो आज 13 साल की है तो आप एक चीज देखो, अगर ये 13 साल की है ना तो पहले तो पूरे के पूरे आप 13 साल माइनस कर दो, या अगर मैं मदर की एज निकालूं तो कितना जाएगा बेटा 24 प्लस 13, सिंपल, कितना जाएगा ये 37। अगर ये 37 है तो इसके फादर की एज कितना है, क्योंकि वो इससे 3 साल बड़ा है, वो कितना आ गया 40 आ गया। ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि भाई मैरिज के टाइम पे या इनकी जो मतलब शादी हुई है वो कितने टाइम पहले हुई है, तो फादर की एज पूछी ना, एट वॉट एज, हाँ, डिड एनाज फादर गेट मैरिड। ठीक है, किस एज में उसकी जो है शादी हुई, तो 40 में से 13 माइनस कर दो, तो 40 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 27 एक तरीके से। फिर भी देख लो 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। ये कब था, जब एना पैदा हुई, लेकिन एना कब हुई है शादी से 4 साल बाद, तो 4 साल और माइनस कर दो, 27 में से 4 गया कितना जाएगा 23। यानी कि ये वो एज है जब बेटा एना के फादर की शादी हुई थी, तो आपका आंसर कितना जाएगा इसमें चार्ली। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर डाउट हो रहा है, आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप मेरे को टैग कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बेटा इन सारी वीडियोस को आप देखते रहो, हमारे साथ आप जुड़े रहो, और जो बाकी लेक्चर्स हैं ना एनडीए मैथ्स के और हमारे ज्योग्राफी के या पॉलिटी के, उनको भी आप देखते रहो। ठीक है, और ऐसे ही बेटा आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम और सेशंस आप सभी बच्चों के लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, टिल देन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।